और ये बहुत अच्छे जिन्होंने कहा 50% हमारी औरतों की तादाद है, मगर पॉलिटिक्स में सियासत में उनका बहुत कम किरदार रहता है अनफॉर्चुनेटली, जो जहाँ से सारे फैसले होते हैं। तो मैंने अपने वक्त में कोशिश की थी, कुछ औरतों को लेके मैंने कुछ स्टेप्स लिए थे, जिसमें एक तो बस सर्विस, जो क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट मैंने ट्रैवल किया और मुझे पता है कि एक लड़की होते हुए आपको बस में ट्रैवल करते हुए क्या क्या जूझना पड़ता है। इसी तरह मैंने स्टैम्प ड्यूटी जो है औरतों के नाम पे जो प्रॉपर्टी ली जाती है उस पर स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म की थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस टाइम के दौरान औरतों के नाम लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। एक एम्पावरमेंट होती है। मैंने स्कूटी स्कीम शुरू की थी यहाँ की बच्चियों के लिए कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको 50% सब्सिडी पे स्कूटी दी जाए। मुफ्ती साहब ने लाडली बेटी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें जो बच्ची पैदा होती है तो उसको तकरीबन हर महीने या हर साल पैसा जमा, कोई 18-20 लाख रुपए वो भी जमा हो जाता था जब तक वो बालिग होती। तो हमने कोशिश की। मैं समझती हूँ औरतें सबसे ज़्यादा, जो जब मुश्किलात होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं, तो औरतें सबसे ज़्यादा उसका शिकार हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबत औरतों को झेलनी पड़ती है। और बाकी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बेरोज़गारी, बेकारी, महंगाई, इसका भी नज़ला सारा औरतों पे गिरता है, क्योंकि औरतों को घर चलाना पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि आज शौकिया जी हमारी पार्टी में आई, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे इनको जिम्मेवारी दे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उन तक पहुँच पाएँ और उनको अपनी पार्टी के लिए माइल करें। क्योंकि मुझे लगता है PDP में हमारे पास, जैसे उन्होंने कहा, हमारे पास तो कोई अमीर पार्टी नहीं है। हमारे पास लोगों को देने के लिए इज्जत के सिवा और कुछ नहीं है। और तभी हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अमन बहाल हो वो इज्जत से बहाल हो, वो कब्रिस्तान का अमन ना हो, वो खामोशी को अमन ना समझा जाए जो आजकल चल रहा है, बल्कि एक इज्जत के साथ जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो और हम सब लोग सर उठा के जी सके। तो इसमें इनका आना मुझे लगता है बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि ये और ज़्यादा जो लेडीज़ उनको माइल कर सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी सरकार में महिलाओं के लिए काम किया, आसिफा 8 साल की बच्ची, उसको इंसाफ दिलाया। यहाँ तक कि नहीं, उस कैबिनेट में जो बीजेपी के 2 मिनिस्टर्स थे उनको कैबिनेट से निकाला, लेकिन आज NC कांग्रेस अलायंस ने उसी लाल सिंह को स्टार कैंपेनर बनाया है। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा, आपको याद होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में शुपियन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और उस हादसे की मतलब कि जो उसमें मुजरिम थे उनको सज़ा देने के बजाय जो लोग उसकी शिकायत जिन लोगों ने की उन्हीं को जेल में डाला गया। तो हमारे वक्त में भी अनफॉर्चुनेटली मेरी एक बच्ची के साथ हादसा हुआ। जैसा आपने खुद कहा कि उसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त उम्र कैद की सज़ा झेल रहे हैं, और 2 बड़े बड़े मिनिस्टर, जिसमें गंगा राम था उनका नाम, और गंगा जी, और ये जो थे लाल सिंह जी, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया कि क्योंकि ये उस जुलूस में शामिल हुए थे जो उन रेपिस्ट के, बलात्कारियों के हक में निकला था। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी है। PDP की पॉलिसी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पॉलिसी अलग होगी। तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, इसका जवाब तो उमर साहब दे सकते हैं। सारी पार्टीज का फोकस जो है वो स्टेटहुड पे है, तो आप क्या, परसों राहुल जी भी आए थे, उन्होंने भी स्टेटहुड पे जोर दिया। मैं यही तो कहती हूँ कि बीजेपी इस मामले में कामयाब हो गई है कि उन्होंने मसले कश्मीर, जो हमारे लोगों ने लाखों की तादाद में शहादतें दी, बच्चे यतीम हो गए, हमारे अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ मसले कश्मीर के लिए, उसको 370 तक लाया, फिर 370 को अब स्टेटहुड तक लाया, स्टेटहुड को इलेक्शन तक लाया। तो कई जमातें ऐसी हैं जो बगले बजा रही हैं, जो नाच रहे हैं कि इलेक्शन हो गया है, और स्टेटहुड की बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ स्टेटहुड की बात करना ऐसा है कि किसी के पाँव काट के फिर जूता ढूंढ लेना। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर का मसला PDP के लिए ये एक कोर इशू है, जिसके लिए हमने पीछे भी बहुत काम किया। जैसे रास्ते खोले, मुफ्ती साहब के वक्त में डायलॉग हुआ, मेरे वक्त में हिंदुस्तान से एक बड़ा डेलीगेशन आया, बातचीत के लिए आया, रिकन्सिलेशन की हम बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि स्टेटहुड और सिर्फ इलेक्शन तक जम्मू कश्मीर के मसले को महदूद रखना, ये मुझे लगता है यहाँ के लोगों के, यहाँ की कुर्बानियों के साथ जाती है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मस्जिद गिराने के लिए खवातीन की बात हो रही है, अब जो
पीडीपी का नया मंशूर है, इसमें खवातीन के लिए नया क्या है? नहीं, नया क्या, हमने वही बोला है कि जो हम अगर हम वो भी कर पाए, जितना हमने कुछ किया है, स्टैम्प ड्यूटी को वे ऑफ कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है हमारी औरतों के ना। हमने बस सर्विस की बात की है कि हम दोबारा इनके लिए बस सर्विस, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं होगा कि जब औरत या कोई लड़की कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस या किसी काम से बस में ट्रैवल करती है तो उसके साथ क्या होता है वो मैं जानती हूँ। इसी तरह इनके लिए हम जो गरीब बच्चे हैं हम सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहते हैं, इनको एम्पावर करना चाहते हैं इनको, और कोशिश करेंगे एम्प्लॉयमेंट में है 1% हम इनके लिए रखें, ताकि जो गवर्नमेंट नौकरियां हों उसमें इनको एक बाज़ाब्ते 1% मिले। हम कोशिश करेंगे एम्पावर करने की। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद गिराने के लिए लगातार प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं और बीजेपी वहाँ से डिमांड कर रही है पूरे देश में एनआरसी लाना चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन को, जहाँ पे मस्जिद गिराने के लिए इस वक्त लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, इसको तो जो बीजेपी की जो सारी पॉलिटिक्स है वो तो इसी पे, मस्जिद, मंदिर, लव जहाद, लैंड जहाद, इसी पे टिकी हुई है। इस इलेक्शन में जो लोगों ने, मुझे खुशी है, लोगों ने, खासकर यूपी के लोगों ने बीजेपी को एक सबक सिखाया। जो उन्होंने बिल्कुल अयोध्या की, जहाँ श्री राम का मंदिर है, वहाँ की सीट बीजेपी हार गई। तो मुझे लगता है अभी भी बीजेपी सबक नहीं सीखी है। इस मुल्क के लोग, बेशतर लोग जो हैं, दे आर सेक्युलर, वो नहीं चाहते हैं खून खराबा, वो मंदिर मजहब की पॉलिटिक्स नहीं, वो चाहते हैं हमें नौकरियां दो, महंगाई कम करो, हमें जॉब्स चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। अभी तरक्की देखिए बीजेपी में ऐसी होती है, एक दिन सड़क बनाते हैं, दूसरे दिन टूट जाती है। शिव जी का स्टैचू बनाया, वो टूट गया। जहाँ जहाँ जो बनाते हैं वो 1 साल के अंदर सब कुछ टूट जाता है। तो इतनी बेईमानी है, तो लोग तो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लोग तो इसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है आम जो हिंदुस्तानी है उसको ये इंटरेस्ट है कि आप मस्जिद तोड़ो और मंदिर बना। मुझे लगता है ये बीजेपी की ये पॉलिसी दोबारा फेल हो जाएगी। मैम, राम माधव की उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? जी, राम माधव ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, ये मिलिटेंट्स को यूज करते हैं यहाँ पर वोट गेन की। और सजाद लोन ने कल कहा कि इस तरह के बयान जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा पहुंचाने। देखिए, मैं समझती हूँ जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का कल्चर जो था, जिनको इखवान कहते थे, उसको खत्म करने में पीडीपी का कलीदी रोल है। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि जो सरेंडर किसी मिलिटेंट ने किया है हम उनको सबको एक ही उसमें तोलें। वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी इज्जत से जीने का हक है, उनको भी एहतराम मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्हें सरेंडर किया या रिलीज हो गए, तो क्या वो इंसान नहीं है? तो मुझे नहीं लगता है कि उनका ताना देना, ये जो राम माधव जी जो ताना दे रहे हैं वो सही है, वो गलत है। और असली सरेंडर्ड मिलिटेंट किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसको उनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कौन सी जमात करती है, वो राम माधव जी अच्छी तरह से जानते होंगे। मैम, एनसी कांग्रेस अलायंस को कैसे देखते हैं आप? उमर साहब 2 जगह पे खड़े हुए और टोपी भी उन्होंने काफी पारी, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस पर क्या रिमार्क्स दूं। देखिए, आप देखिए कि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है इस अलायंस में, क्योंकि अलायंस प्रिंसिपल्स पे नहीं है, ये इश्यूज पे नहीं है, ये सीट शेयरिंग है। आप देखिए जहां भी है, आप यहाँ जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट ना हो, इंडिपेंडेंट कौन खड़ा हो रहा है? वो कौन है? त्राल में क्या हो रहा है? आप जगह जगह देखिए, जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सीट छोड़ दी है, वहां उनके लोग आजाद तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पूरा उनको पार्टी के कैडर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब इसको अलायंस को मैं क्या कहूँ? अमरुल्लाह सेज कि उसके खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। मैं क्या बताऊं उसमें? हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। अभी कल 3 लोग मैंने पुलवामा के छुड़वा दिए, जिन बेचारों को OGW का इल्जाम देके बंद किया गया था, उनको छुड़वा दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। किसको तंग तो सभी को कर रहे हैं इस वक्त। जो मैं समझती हूँ, जिसको बीजेपी चैलेंज समझती है, उन सबको तंग हो सकते हैं। उमरुल्लाह सही कह रहे हैं, उनको भी किसी को तंग करते होंगे। आई डोंट नो। अमित शाह भी आज जम्मू आ रहे हैं पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए, तो मैं क्या करूँ उसमें? आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या बीजेपी की तरफ से कमेंट? क्योंकि वो विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं। नहीं किया ना विकास। अभी तो 5 साल से हम विकास देख रहे हैं ना। जम्मू कश्मीर का क्या विकास? बर्बादी कर दी जम्मू कश्मीर की, तबाह कर दिया जम्मू कश्मीर की। और कितना? या कश्मीर को छोड़िए, जम्मू को बताइए,
जम्मू में देखिए क्या हो गया, कितनी बर्बादी हो गई है, क्या वहाँ लोग किस मुश्किल हालात का जी रहे हैं। हमारी तो कश्मीरियों की बात छोड़िए, हम तो मुसलमान मेजॉरिटी हैं, हमारे साथ वो क्या करें क्या नहीं करें उसको वो जायज ठहराते हैं। जम्मू के लोगों से पूछे, उनका दम घुटता है, उनका कितना नुकसान हुआ इन 5 सालों में, उनसे पूछ लीजिए। आप ज्यादातर जोर देते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बातचीत का, लेकिन रिसेंट जो स्टेटमेंट एस जयशंकर साहब का है कि बिला ताल्लुक पाकिस्तान के साथ बातचीत का जो दौर है, डायलॉग का जो दौर है वो खत्म हुआ है। सो कैसे आप देखते हैं उनके स्टेटमेंट? मैं तो पहले कहती हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिनको आपने डर और खौफ की वजह से दबा के रखा है, खामोश करके रखा है, पहले यहाँ के लोग जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, यहाँ के लोगों को छोड़ दीजिए, यहाँ के लोगों के साथ रिकंसिलेशन का प्रोसेस शुरू कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर की सोचिए। पहले यहाँ तो रिकंसिलेशन हो। इन्होंने तो यहाँ जम्मू कश्मीर को बिलखुसूस वादी को एक खुली जेल में तब्दील करके रखा है, बात नहीं कर सकता है, कोई बोलता है तो उसको बंद कर देते हैं। PSA, UAPA और पता नहीं वो क्या एनिमी एक्ट, ऑर्डिनेंस एक्ट क्या क्या चला रहे हैं। पहले तो यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करें ना, यहाँ के लोगों के साथ डायलॉग करें, रिकंसिलेशन करें। पाकिस्तान तो दूर की बात है। थैंक यू सो मच। PDP के लिए ये एक कोर इशू है जिसके लिए हमने पीछे भी बहुत काम किया, जैसे रास्ते खोले मुफ्ती साहब के वक्त में, डायलॉग हुआ, मेरे वक्त में हिंदुस्तान से एक बड़ा डेलीगेशन आया, बातचीत के लिए आया, रिकंसिलेशन की हम बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि स्टेटहुड और सिर्फ इलेक्शन तक जम्मू कश्मीर के मसले को महदूद रखना, ये मुझे लगता है यहाँ के लोगों के यहाँ की कुर्बानियों के साथ जाती है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मस्जिद गिराने के लिए खवातीन की बात हो रही है, अब जो PDP का नया मंशूर है उसमें खवातीन के लिए नया क्या है? नहीं, नया क्या, हमने वही बोला है कि जो हम अगर वो भी कर पाए जितना हमने कुछ किया है, स्टैम्प ड्यूटी को वे ऑफ कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है हमारी औरतों के ना। हमने बस सर्विस की बात की है कि हम दोबारा इनके लिए बस सर्विस, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं होगा कि जब औरत या कोई लड़की कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस या किसी काम से बस में ट्रैवल करती है तो उसके साथ क्या होता है वो मैं जानती हूँ। इसी तरह इनके लिए हम जो गरीब बच्चियां हैं हम सेंटर ज्यादा से ज्यादा खोलना चाहते हैं, इनको एम्पावर करना चाहते हैं इनको, और कोशिश करेंगे एम्प्लॉयमेंट में है 1% हम इनके लिए रखें, ताकि जो गवर्नमेंट नौकरियां हों उसमें इनको एक बाज़ाब्ते 1% मिले। हम कोशिश करेंगे एम्पावर करने की। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद गिराने के लिए लगातार प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं और बीजेपी वहाँ से डिमांड कर रही है पूरे देश में NRC लाना चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन को, जहाँ पे मस्जिद गिराने के लिए उस वक्त भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, इसको तो जो बीजेपी की जो सारी पॉलिटिक्स है वो तो इसी पे, मस्जिद, मंदिर, लव जहाद, लैंड जहाद, इसी पे टिकी हुई है। इस इलेक्शन में जो लोगों ने, मुझे खुशी है, लोगों ने, खासकर यूपी के लोगों ने बीजेपी को एक सबक सिखाया। जो उन्होंने बिल्कुल अयोध्या की, जहाँ श्री राम का मंदिर है, वहाँ की सीट बीजेपी हार गई। मुझे लगता है अभी भी बीजेपी सबक नहीं सीखी है कि इस मुल्क के लोग, बेशतर लोग जो हैं, दे आर सेक्युलर, वो नहीं चाहते हैं खून खराबा, वो मंदिर मजहब की पॉलिटिक्स नहीं, वो चाहते हैं हमें नौकरियां दो, महंगाई कम करो, हमें जॉब्स चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। अभी तरक्की देखिए बीजेपी में ऐसी होती है, एक दिन सड़क बनाते हैं, दूसरे दिन टूट जाती है। शिव जी का स्टैचू बनाया, वो टूट गया। जहाँ जहाँ जो बनाते हैं वो 1 साल के अंदर सब कुछ टूट जाता है। तो इतनी बेईमानी है, तो लोग तो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लोग तो इसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है आम जो हिंदुस्तानी है उसको ये इंटरेस्ट है कि आप मस्जिद तोड़ो और मंदिर बना। मुझे लगता है ये बीजेपी की ये पॉलिसी दोबारा फेल हो जाएगी। मैम, राम माधव की उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? जी, राम माधव ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, ये मिलिटेंट्स को यूज करते हैं यहाँ पर वोट गेन के। और सजाद लोन ने कल कहा कि इस तरह के बयान जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा पहुंचाने। देखिए, मैं समझती हूँ जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का कल्चर जो था, जिनको इखवान कहते थे, उसको खत्म करने में पीडीपी का कलीदी रोल है। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि जो सरेंडर मिलिटेंट ने किया है हम उनको सबको एक ही उसमें तोले। वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी इज्जत से जीने का हक है, उनको भी एहतराम मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्हें सरेंडर किया या रिलीज हो गए, तो क्या वो इंसान नहीं है? तो मुझे नहीं लगता है कि उनका ताना देना, ये जो राम माधव जी जो ताना दे रहे हैं वो सही है, वो गलत है। और असली सरेंडर्ड मिलिटेंट किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसको उनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कौन सी जमात करती है, वो राम माधव जी अच्छी तरह से जानते होंगे।
मैम एनसी कांग्रेस अलायंस को कैसे देखते हैं आप? उमर साहब दो जगह पे खड़े हुए और टोपी भी उन्होंने काफी पारी थी, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उस पर क्या रिमार्क्स दूं? देखिए, आप देखिए कि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है इस अलायंस में, क्योंकि ये अलायंस प्रिंसिपल्स पे नहीं है, ये इश्यूज पे नहीं है, ये सीट शेयरिंग है। आप देखिए जहां भी है, आप यहाँ जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट ना हो, इंडिपेंडेंट कौन खड़ा हो रहा है? वो कौन है? त्राल में क्या हो रहा है? आप जगह जगह देखिए, जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सीट छोड़ दी है, वहां उनके लोग आजाद तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पूरा उनको पार्टी के कैडर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब इसको अलायंस को मैं क्या कहूँ? उमर अब्दुल्ला says कि I think that's enough.